वेलकम टू शुक्ला आई टी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई टी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जायसी जी से रिलेटेड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से प्रश्न होते हैं, कहाँ कहाँ से आखिरकार प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है। उन प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में और जानेंगे कि आखिरकार जायसी जी से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जायसी जी की बात करूं दोस्तों, तो ये पाठ्यक्रम में संकलित हैं बीए फर्स्ट ईयर के। बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में संकलित होने के नाते आज हम द्वितीय लेक्चर में इस बात का उल्लेख करेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के जो है जीवन से संबंधित कुछ तथ्य होंगे। उसके साथ ही साथ इनकी रचनाओं को लेकर के बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की दृष्टि से लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। पहला लेक्चर इसका अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, इसी पे आप उसको देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इन सभी लोग मतलब इन सभी चीज़ों की। और जैसे कि पहला लेक्चर आप देखे होंगे कबीरदास जी का था। ये सेकंड लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। अगले लेक्चर जो आएगा उसके अंतर्गत हम बात करेंगे किसका, तो सूरदास के बारे में, उसके बाद में कबीरदास, उसके बाद में आपके केशवदास, इसी तरीके से घनानंद इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाते फर्स्ट पेपर एक कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में सेकंड पेपर की ओर हम बढ़ेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन अब शुरू हो चुका है एकमात्र चैनल शुक्ला आई टी पॉइंट पे, बिल्कुल फ्री में। आप इसको बिल्कुल गंवाइए मत। आप डेली एक वीडियो अपलोड होगा आपके यूट्यूब चैनल पे लगभग यही शाम के 7-8 बजे के आसपास, ठीक है। तो लगभग आपको 7-8 बजे के आसपास से 7 बजे तक जो है एक वीडियो डेली अपलोड होगा। तो टाइम क्या है, 7 बजे। 7 बजे आपको एक वीडियो अपलोडेड मिलेगा। कहाँ पे, शुक्ला आई टी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। उसमें डेली एक कवि के बारे में बताएंगे, इस प्रकार से फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सोशियोलॉजी उठाएंगे, फिर उसके बाद में और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पढ़ने से पहले पहले हम जान लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो इनकी उत्पत्ति तारीख है, यानी जिस समय पैदा हुए वो कब पैदा हुए। जायसी जी का पूरा नाम यही है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनके जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था मित्रों सन 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। हालांकि विद्वानों में मतभेद है कि इनका जन्म कब हुआ था। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से मानते हैं, ठीक है। किंतु इनके जन्म के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कब हुआ था। जायसी ने, अगर मैं बात करूं तो अपनी एक कृति है इनकी, जायसी की आखिरी कलाम, उसमें इन्होंने बाबर का उल्लेख किया है। और पद्मावत एक इनकी जो है प्रेम ग्रंथ के रूप में है, महाकाव्य भी एक है, उसमें इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में उल्लेख किया। और ये ध्यान रखेंगे पद्मावत इनकी अवधी भाषा में है। और ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि किस भाषा में है, मतलब अवधी भाषा में है, लेकिन इसमें भी किस अवधि में है, तो ठेठ अवधि में है, देहाती अवधि में है, ठीक है। इस प्रकार से विशुद्ध अवधि में है, ठीक। जबकि तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है किसके ओर झुकाव है इसका, इसमें संस्कृत के शब्दावलियां बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम तुलसीदास जी को चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। जब आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे तो आपको अवधि काव्य, प्रयोजन मूलक हिंदी इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसमें आपका ज़्यादा क्लियर होगा कि अवधि काव्य क्या है, ब्रज काव्य क्या है। लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य में आप प्रवेश किए हो दोस्तों। आप प्रवेश किए हो हिंदी साहित्य में, तो आपको बस केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से भक्ति काल से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप इंटर में, हाई स्कूल में इत्यादि पढ़ते आए हो, कबीर, सूर, तुलसी, रहीम इत्यादि कभी आप पढ़ते आए हो बड़े दिनों से। उसमें कोई शंका संदिग्धता की बात नहीं होनी चाहिए, आपको सारे कवि पहले से ही ज्ञात होंगे। तो इन्होंने दो चीज़ों का उल्लेख किया। इन्होंने बाबर के समय भी ये माने जाते हैं और शेरशाह सूरी का भी वर्णन के पुस्तकों में मिलता है। तो ध्यान देंगे 1526 ईस्वी में बाबर आता है। क्या 1526 ईस्वी में बाबर आता है, युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध के बाद जो है उसके बाद में जब बाबर रहता है तो उसके बाद में फिर जो है 30 के बाद में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं को आकर के युद्ध में पराजित कर देता है शेरशाह सूरी। तो फिर वो राज करता है। फिर 45 में 50 में इस तरीके से तोड़ फाड़ लगा रहता है, कहीं शेरशाह सूरी कहीं ये आता है, युद्ध होते चले जाते हैं। उसके बाद में तब आता है अकबर हुमायूं के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं और ये चलता रहता है। तो वो इतिहास है, लेकिन ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इन्होंने दो राजाओं का उल्लेख अपनी अपनी अलग अलग पुस्तकों में किया है, ठीक है। इनकी पुस्तक में अगर मैं बात करूं तो इनके आखिरी कलाम में जायसी जी के, इन्होंने अपने संबंध में एक पंक्ति लिखी है कि भा अवतार मोर 9वीं सदी में हुआ है, 30 बरस ऊपर कवि बदी, 30 बरस के बाद में हम कवि करना शुरू करते हैं। पद्मावत के रचना काल के बारे में इन्होंने लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो इससे स्पष्ट है कि 1927 ईस्वी नहीं, हिजरी वर्ष जिसको बोलते हैं, तो हिजरी वर्ष 1927 ईस्वी। लेकिन सन 1520 ईस्वी के लगभग में जो पद्मावत महाकाव्य है, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसकी रचना शुरू कर देते हैं। कौन शुरू कर देते हैं? तो ये शुरू कर देते हैं, क्या नाम है इनका, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। और उसके बाद में पद्मावत में ही जायसी जी ने शेरशाह सूरी की प्रशंसा भी की है। कि शेरशाह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शेरशाह दिल्ली का सुल्तान था उस समय। चारों खंड तपय जस भानु, चारों खंड मतलब जिस तरीके से हर जगह पे सूर्य का ताप विराजमान होता है, सूर्य भगवान का जो तापमान है वो जिस प्रकार से तपता है, उसी प्रकार से जैसे भानु यानी सूर्य का प्रकाश तपता है, उसी प्रकार से शेरशाह दिल्ली में जो सुल्तान है वो तप रहा है। मतलब तपने का आशय ये है यहाँ पे कि उच्च सर्वत्र राज कर रहा है, सभी लोगों पर समान रूप से राज कर रहा है। इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे भगवान सूर्य के प्रकाश सभी लोगों को समान रूप से मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है धूप में खड़े होंगे तो आपको विटामिन डी ज़्यादा मिलेगी और कोई राजा का लड़का खड़ा है तो उसको ज़्यादा मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको समान मात्रा में समभाव से देखने वाले भगवान सूर्य हैं। इसके बाद में मैं बात करूँ तो उसी प्रकार से बता रहा है कि शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपय जस भानु, ठीक है। इतिहास के विभिन्न स्रोतों से मित्रों ये भी पता चलता है कि शेरशाह सन 1540 में सत्तासीन हुआ था, 1540 ईस्वी में सत्तासीन हुआ था, मतलब जो है हुमायूं को हराने के बाद। और साक्ष्यों से ये भी पता चलता है कि 1520 ईस्वी में जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत का लिखना आरंभ किया था, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इन्होंने अपने साक्ष्य के तौर पर कि मैं कहाँ रहता हूँ इसके बारे में भी जायसी जी ने कहा था कि जायस नगर धर्म स्थानु, कहाँ आए कभी कीन बखानु। जायस नगर मेरा धर्म स्थान यानी जहाँ मैं रहता था वो स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ पर आकर के मैं अपनी कवि का बखान करता यानी कवि लेखन शैली तैयारी करता था, ठीक है। जनश्रुतियों के आधार पर इन्हें गाजीपुर का निवासी भी माना जाता है मित्रों। जायसी के गुरु की मैं बात करूं तो सैयद अशरफ पीर थे। जायसी अत्यंत ही कुरूप थे, मतलब इनका फेस जो है अच्छा नहीं था, फेस कटिंग भी अच्छी नहीं थी, ना फेस कलर अच्छा था, तो ये कुरूप थे, मतलब देखने में थोड़ा अलग टाइप के लगते थे। इनकी कुरूपता को देखकर तत्कालीन शासक शेरशाह ने इनका उपहास किया था, ठीक है। उपहास मतलब क्या किया था, मतलब अलग कर दिया था इनको, कि मजाक उड़ाया था, इस तरीके से उपहास किया था। इस पर जायसी ने जवाब भी दिया था कि मोकह हसती को हरही, मोकह हससी को हरही, तो जे हमरे फंसे या फिर जो मुझ पे हंस रहा है उस पे क्या होगा, आगे उनको हार जाना है, मतलब नहीं रहना, इस प्रकार से बोला था उन्होंने, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे, इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। जायसी जी की प्रमाणिक रचनाएं की मैं बात करूं तो 7 हैं मुख्य रूप से। कुल रचनाओं की बात करूं तो कुल 25 रचनाएं इनकी मिलती हैं, लेकिन 7 ही इनकी साहित्यिक रचनाएं यानी प्रमाणिक हैं। नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर जो है 7 ही है प्रमाणिक सिद्ध, जिसमें आपका पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरानामा है, चित्ररेखा है, मुसलानामा यानी मसलानामा है तथा कन्हावत है। ये कौन, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा, मसलानामा तथा कन्हावत, इनके जो 7 सुप्रसिद्ध प्रमाणिक सिद्ध हैं, ठीक है।
कौन? ये इनकी रचनाएं किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इसमें जो पद्मावत है वो जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है मित्रों। इसमें इन्होंने बात की किसके बारे में, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। इसके कुछ भाग रत्नसेन के बारे में इसमें चर्चा की गई है और पद्मावती के बारे में, जो रत्नसेन और पद्मावती की कहानी वर्णित है इसी के बारे में वर्णित है। ध्यान देंगे दोस्तों, पद्मावती एक मूवी बनी है, उसकी कहानियां जो है इसमें भी वर्णित हैं। मैं बात करूं अगर, तो इसकी रचना जो हुई है मसनबी शैली में हुई है। किस शैली में हुई है? मसनबी शैली में हुई है। भाषा कैसी है पद्मावत की? तो भाषा अवधी है। कैसी अवधी है? ठेठ अवधी है। आलोचकों ने इसके काव्य तत्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मुक्त कंठ मतलब होता है कि मतलब खुल करके प्रशंसा की है, किसी की रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की भवबाधा नहीं। ठीक है। अखरावट की मैं बात करूं, अखरावट हो गया, ये ककहरा शैली में रचित एक छोटी सी कृति है। इसमें इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि रचना का निरूपण भी किया गया है। आखिरी कलाम की बात करें मित्रों, तो आखिरी कलाम जायसी की एक छोटी सी रचना है। इसमें कयामत के बाद खुदा के बंदों का उसके कर्मों के अनुसार भाग्य निर्णय वर्णित किया गया है। कहरानामा की मैं बात करूं तो जायसी की 22 पदों की ये छोटी सी एक रचना है। कौन? कहरानामा। इसमें केवट को ईश्वर का प्रतीक मान करके उसके द्वारा सांसारिक जीवों के भवसागर से पार उतारे जाने का वर्णन मिलता है। किसमें? कहरानामा में। ठीक है, केवट को ईश्वर मान करके। इसमें कितने पद हैं? तो 22 पद हैं। कहरानामा में जैसे कि कितने पद हैं? 22 पद हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो गांव में कहारों के गीतों की होती हैं, शायद इसलिए इसे ही कहरानामा बोला जाता होगा। चित्ररेखा की मैं बात करूं तो जायसी का एक छोटा सा प्रेमाख्यान है, और प्रेम के बारे में जो है ये काफ़ी मशहूर भी है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम मार्गी कवि हैं, जैसे कि हमने बताया था प्रेम मार्गी के ये कैसे कवि हैं? तो उन्नायक कवि हैं, मतलब कि ये इन्हीं के द्वारा वो चलाया गया। ठीक। तो चित्ररेखा में मैं बात करूं तो चंद्रपुर की राजकुमारी हैं एक, चित्ररेखा जिनका नाम है। और कन्नौज, ये कानपुर के पहले ही पड़ जाता है, कन्नौज कानपुर के बाद में पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्ररेखा कहाँ की राजकुमारी? चंद्रपुर की राजकुमारी है। और कन्नौज के राजकुमार कौन है? प्रीतम कुंवर हैं। इनकी दोनों की प्रेम कथा वर्णित है किसमें? चित्ररेखा में। नामकरण राजकुमारी के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, चित्ररेखा में तो प्रेम कथा वर्णित है। इसकी रचना सूफी प्रेमाख्यानों की शैली में की गई है। मसलानामा में अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो रचना है इनकी जो फेमस, उसमें कहावतों, मतलब दूसरी फेमस नहीं है, मतलब पद्मावत, अखरावट इस तरीके से हमने बताया नहीं था। आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलानामा, उसके अपने कन्हावत है। तो मसलानामा की मतलब थोड़ी थोड़ी चर्चा सबके बारे में बता दे रहे हैं कि जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वो किस प्रकार से क्या क्या वर्णित है उसमें। तो मसलानामा में दोस्तों कहावतों के माध्यम से ईश्वर प्रेम के बारे में बताया गया है, विषय वासनाओं के त्याग तथा अन्य नैतिक मूल्यों के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही शैली की मैं बात करूं तो शैली की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्व है। कन्हावत की मैं बात करूं, कन्हावत जो लास्ट है प्रमाणिक रचना, कन्हावत में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके गो लोक गमन तक यानी स्वर्गवास होने तक की कथा वर्णित है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता के उन्नायक कवि के रूप में माने जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया? देखिए, ये एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदी शैली में रचनाएं की। हिंदी शैली में छोड़िए, हिंदी शैली में तो बहुत सारे लोग रचनाएं करते हैं, उसके साथ ही साथ इन्होंने क्या एक अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या? इन्होंने हर एक रचनाओं में हिंदू राजा राजाओं के प्रति जो है श्रद्धा प्रेम दिखाया, भगवान कृष्ण के बारे में लिखा। तो ये सब क्या हिंदू मुस्लिम एकता के परिचायक हैं। ठीक है। अगर आज ऐसे कभी ऐसे राष्ट्र नेता इस प्रकार से मिल जाएं, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर के चले, तो आज मेरा देश नहीं लगता कि किसी भी कंट्री से पीछे रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की जो है भड़कावे में किसी के नहीं आना है। आप लोग ज्ञानवान हैं, और तो उसके बाद कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप ज्ञानवान हैं, आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। एक आप ही हैं जो आप के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। ठीक, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो कन्हावत में जो है कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर के उनके गोलोक गमन तक की सारी कथा वर्णित है। कथा का आधार भागवत है और हरिवंश पुराण है। अनेक सूत्र कवि द्वारा कल्पित भी है। ये रचना में पद्मावत जैसी प्रौढ़ता नहीं है।
अनेक विद्वान इसकी प्रामाणिकता पर संदेह भी करते हैं। किस पे? कान्हावत पे। तो ये था जयसी जी की थोड़ी बहुत जो है ओवरऑल इनसे रिलेटेड आधारभूत बातें जो कि आपको जानना अति आवश्यक था। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो छूट के ना जाए, और ध्यान रखेंगे अगर मेरा ये पूरा का पूरा लेक्चर आप देख लेते हो तो गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट के नहीं जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, चलिए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रकट हुआ, मतलब स्लाइड आ गई है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। हमने क्या बताया था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में क्या 1500 के आसपास कुछ है? बिल्कुल है, 1492। 1492 1500 के आसपास है, सही लगा दीजिएगा। ऑप्शन में देखिए 1692, 1592, 1742, बहुत दूर दूर तक है। 1500 के आसपास कौन है? 1492, 8 साल पीछे। तो यही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1542 ईस्वी में। मृत्यु ध्यान रखेंगे 1542 ईस्वी में, जन्म कब? 1492 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो निर्गुण ब्रह्मोपासक बिल्कुल है, प्रेम मार्गी हैं, सूफी शाखा से भी संबंधित है, यानी उक्त सभी से हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी की जन्मतिथि क्या मानते हैं? तो शुक्ला जी मानते हैं 1427 ईस्वी। क्या? 1427 ईस्वी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है मित्रों कि जायसी किस नरेश के समकालीन थे? तो जायसी किस नरेश के समकालीन थे? इसमें देखिए कौन कौन है। शेरशाह के समकालीन कवि इसमें लगाइएगा, बाबर मत लगाइएगा क्योंकि बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में लगभग। ठीक है, ध्यान नहीं है मुझे, ज़्यादा इतिहास मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन हाँ जो है 1530 ही होगा। ठीक, तो शेरशाह जो है वो ज़्यादा 1545-50 तक गए, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, और एक प्रश्न और है कि पूछा था कि पद्मावत जो है किस भाषा में है? तो विशुद्ध अवधी भाषा में है, मैं बता भी चुका हूँ। पद्मावत की विषय वस्तु भी पूछी जाती है, तो पद्मावत की विषय वस्तु जो है कुल मिलाकर के कितने 57 खंडों में विभक्त है। जायसी के पिता का नाम शेख मुमरेज था। जायसी के गुरु सैयद जो है कौन कौन थे? सैयद अशरफ पीर भी थे, और एक और थे इनके, कौन से? एक मिनट, मोहदी। मोहदी और सैयद अशरफ पीर, दो गुरु थे जायसी के। ठीक है, जायसी की मृत्यु कब हुई? 1542 में, हमने बताया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जायसी की कृति है? जायसी की कृति कौन है मित्रों? यहाँ पे देखिए सूरसागर सूरदास की, रामचरितमानस तुलसीदास जी की, गीतावली भी तुलसीदास जी की है। अखरावट रचना ये कौन सी है? यही है जायसी जी की। अगला है चित्ररेखा, ऐसी है, हमने क्या बताया था कि प्रेम पर आधारित है, तो प्रेम गाथात्मक है ये। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, प्रेम गाथात्मक है। चित्ररेखा जो चंद्रपुर की राजकुमारी है उसकी प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक, अगला है आखिरी कलाम किसकी रचना करती है? तो आखिरी कलाम किसकी है? किसका पाठ पढ़ रहे हैं? जायसी का। ऑप्शन इसका डी होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आप जा रहे हो। आखिरी कलाम किसकी है? जायसी जी की रचनाओं हमने बता दिया कि 7 प्रमाणिक रचनाएं, 25 कुल रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना की विषय वस्तु पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम गाथा पर है? तो पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम गाथा कौन है? पद्मावत, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों, और बढ़ने से पहले थोड़ा और हम एक बात बता दें आपको कि एक प्रश्न पूछा आता है कि पद्मावत कृति में हीरामन तोता जो था वो किसका नाम था? मतलब हीरामन किसका नाम था? हमने तोता ही बता दिया, तो हीरामन तोते का नाम था। एक तोता है उसको बोलती है सुआ काल होई लेगा प्यू, मतलब एक तोते को बोल रही है, उस पक्षी का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं पद्मावत, ये भी पूछा सकता है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसे कि ये सब बताने वाली चीज़ें हैं नहीं। पद्मावत किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है ही। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भक्तिकालीन धारा के प्रेम मार्गी शाखा के अग्रगण्य तथा प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, जायसी, डी। तो ध्यान रखेंगे भक्तिकालीन धारा में जो प्रेम मार्गी धारा, पहले भक्तिकालीन धारा को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। अब सगुण में होते हैं कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, और निर्गुण में होते हैं प्रेमासरई और ज्ञानासरई। तो ज्ञानासरई के कौन थे? कबीरदास थे, तो बचा कौन? प्रेमासरई। इसके कृष्ण भक्ति शाखा के जो है कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास थे। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि हैं। और ये बचा कौन? तो बचा है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी पूछा गया है कौन है? जायसी जी हैं, ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ध्यान रखें, जायसी ऑप्शन इसका डी करेक्ट है।
अगला प्रश्न है राघव चेतन रत्नसेन का कौन था? तो राघव चेतन जो था वो रत्नसेन का कौन था? संबंधी था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन कहाँ का बादशाह था? तो अलाउद्दीन जो बादशाह था वो था दिल्ली का बादशाह था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट। नागमती किस काव्य का चरित्र है? पद्मावत का चरित्र है। ऑप्शन ए इसका ए करेक्ट है। ठीक। एक प्रश्न पूछा था कि वो तो बहुत सारे कि पद्मावती स्नान करने के लिए कहाँ जा रही थी? तो मानसरोवर में जा रही थी। पद्मावती में किसकी प्रेम गाथा वर्णित है? रत्नसेन और पद्मावती की। राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? तो चित्तौड़ के राजा थे। भी अखरावट की विषय वस्तु है सृष्टि की उत्पत्ति। चित्ररेखा किसकी प्रणय गाथा है? तो प्रीतम सिंह और चित्ररेखा की। ये सब हमने बता दिया है, बाद में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। आप जायसी को किस नरेश का राजाश्रय प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको बताइए कि जायसी को किस नरेश का राजाश्रय प्राप्त हुआ था? तो राजा राम सिंह का। ठीक है। जायसी किस भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा के कवि थे और निर्गुण के उपासक थे। अगला हम बात करते हैं, और नागमती जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। इसमें जो नागमती जायसी के पद्मावत में है, जो नागमती है बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है। अगला हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी पद्मावती कहाँ की रानी थी? तो राजकुमारी पद्मावती कहाँ की रानी थी? सिंघल द्वीप की थी। और सिंघल द्वीप को पहले जो है लंका जो है आज का श्रीलंका, उसी को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो वही सिंघल द्वीप। ठीक। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो अवधी काव्य का प्रथम है कौन? पद्मावत है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला है सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है किस शब्द से मानते हैं? तो सूफ से मानते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इसमें से क्या है? तो इसमें से क्या है? ऑप्शन दे दिया है ज्ञान, रूप, फना, प्रेम। तो सूफी काव्य का प्रमुख तत्व है प्रेम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न भी पूछा था सूफी साधना को लेकर के कि सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? तो जो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में की जाती है। किसके रूप में? पत्नी के रूप में की जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका कि प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो इसी को माना, किसको? पद्मावत को ही माना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ये कथन को लेकर मतलब इनकी रचना है किसकी? जायसी जी की। कि भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा महाचंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? यह पंक्ति है मित्रों किस ग्रंथ की? पद्मावत की है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कहा मानसर चाहा सुपाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ की है? यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है जायसी जी की। कहा मानसर चाहा सुपाई, पारस रूप यहाँ चली लगी आई। ये जो चौपाई में जो है रचनाएं करते थे, चौपाई के बाद दोहा, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कि विरह वर्णन के उपरांत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से शुरू होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा लेकिन ये प्रश्न एकदम से 100% अगली परीक्षा में पूछा जाना है। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो है विरह वर्णन के उपरांत पद्मावत में 12 मासा का जो प्रारंभ है किस महीने से शुरू होता है? 12 मासा मीन्स कि 12 महीने साल के होते हैं और 12 महीनों में नागमती का वियोग वर्णन किस प्रकार से होता है? नागमती किस प्रकार से विरह वेदना के बाण को सह करके किस प्रकार से वो रोती है, किस प्रकार से लोगों से कहती है कि हे किसी प्रकार से मेरे पति आ जाते तो काश मैं अपने विरह वेदना के बाण को अपनी छाती से निकाल के अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाती। इस प्रकार से विरह वेदना के बाण उसके सीने में चुभ रहे हैं नागमती के, कि उसका जो सचित्र वर्णन है, सजीव वर्णन है, वो मलिक मोहम्मद जायसी जी के पद्मावत में है। ऐसे जो है रचनाएं बहुत सारी है इनकी, लेकिन उनमें से जो 12 मासा है वो बहुत फेमस है पद्मावत का, जिसमें 12 महीने की व्यथा का वर्णन किया गया है। तो शुरू होता है आषाढ़ से। ठीक है, आषाढ़ से
कि भा आषाढ़ या लाग आषाढ़ इस प्रकार से शुरू होता है। ठीक है, 12 मासा और पूरा चलता है, आषाढ़ सावन भाद्रपद, इसके बाद में भादो, फिर उसके बाद में कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ ज्येष्ठ आषाढ़, इस तरीके से चलता रहता है। मुझे ज़्यादा जो है इतना ज्ञान नहीं है कि मैं हिंदी के सारे महीने एक सीरियल से बता सकूं आपको, इसके लिए प्लीज़ सो सॉरी। एक राघव चेतन जो है का वर्णन पूछा था कि प्रेमाख्यान ग्रंथ किस में बताया गया राघव चेतन के बारे में, तो पद्मावत में ही राघव चेतन के बारे में बताया गया है। और पद्मावती के पिता का नाम है गंधर्व सेन नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम मित्रों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन है। और कयामत दोस्तों क्या है? कयामत किस मतलब चमत्कार एक प्रकार से बोल सकते हैं, कहते हैं कयामत हो गई, तो मतलब चमत्कार, इसे हम बोलते हैं चमत्कार होगा हिंदी में, वैसे कयामत उर्दू शब्द, कयामत हो गई। अगला प्रश्न है कि जायसी किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है? ध्यान रखेंगे पद्मावत में ही चौपाइयाँ बहुत सारी की गई हैं और एक एक अक्षर को लेकर के बताई गई है। ठीक, पूरे वर्णन को लेकर के बताई गई हैं। ठीक है, सॉरी एक गड़बड़ होगी, पद्मावत में नहीं बताया गया है। पद्मावत में तो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। अखरावट में है, सॉरी अखरावट में है कि एक एक अक्षर को लेकर के जो है अखरावट में सारी बातों को बताया गया है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? तो किस लिपि में मिली है मित्रों? तो पद्मावत की जो अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां हैं वो मिली है फारसी लिपि में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने बामन का रूप धारण किया था? तो बामन का रूप किसने धारण किया था? तो नारायण ने धारण किया था, नारायण भगवान ने, कि जो है भयउ नारायण बामन करा राज करत राजा बलि छरा, इस प्रकार से एक पंक्ति आती है जब आप 12 मासा पढ़ते हैं कि भयउ नारायण बामन करा राज करत राजा बलि छरा। एक राजा बलि नाम के राजा थे, इसके बारे में हमने बताया, एक वीडियो हम सेपरेट बनाए हैं इस पर कि जायसी जी को लेकर के, कि जायसी जी का 12 मासा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूं, लेकिन शायद जो है उतना टाइम ना मिल सके, लेकिन तो आप देख लीजिएगा उसको, जो है वीडियो में जाएंगे तो अभी हाल फिलहाल में पड़ी हुई वीडियो उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि जो है नारायण के बारे में हमने क्या बताया था, राजा बलि के बारे में। तो राजा बलि एक थे, राजा बलि जो है बहुत दानवीर थे, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। और भगवान लोगों इंद्र को लगता था जब कोई यज्ञ वगैरह करता था कि ये क्या करेंगे, हमारा इंद्रासन ले लेंगे, तो इंद्र तुरंत जो है भगवान नारायण के पास जाते थे, विष्णु भगवान के पास, सभी देवों को लेकर के कि प्रभु अब बचाइए, आप ही एक सहारा हो, हे नाथ नारायण वासुदेव, में इस प्रकार से प्रार्थना वगैरह करते थे। और जब इस प्रकार की प्रार्थना करते थे तो भगवान बहुत जो है मनमोहक हैं, तुरंत जो है वो पिघल जाते हैं, आए तुरंत, न जाने कौन से गुड़ पे। ठीक है, तो भगवान आए, उसके बाद में एक छोटा सा रूप धारण किया, एक छाता लिया, ब्राह्मण बन करके आए, कहे कि मुझे जो है ज़मीन दे दो 3 कदम। तो 3 कदम ज़मीन मांगे तो राजा बलि ने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल लीजिए ब्राह्मण देव, बिल्कुल लीजिए आप, 3.5 कदम मतलब 3 कदम आप भूमि लीजिए, कहाँ लेनी है आपको, आप इतना छोटा सा क्यों मांग रहे हो, आप कोई बड़ा चीज़ मांगिए, आप सोना चांदी मांगिए, आप बताइए तो मैं महीने भर का राशन आपके पास भिजवा दूँ। इस प्रकार से जो है वो बोलने लगे राजा बलि। लेकिन जो है ये उनको, राजा बलि को ये नहीं पता था कि जो है ये भगवान ही आए हमको छलने। ठीक, शुक्राचार्य ने कहा भी कि जो है शुक्राचार्य गुरु थे इनके राक्षसों के, तो उन्होंने बताया कि ये भगवान है आपको छलने के लिए आए हैं। लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, ब्राह्मण मेरे द्वार पे, अगर भगवान मेरे द्वार पे आ रहे हैं मांगने, तो उससे बड़ी बात क्या है कि मैं भगवान को दान दे सकूं। इस प्रकार से प्रसन्नचित होकर के उन्होंने दान दिया। उसके बाद में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप दी भगवान नारायण ने, उसके 52 भगवान ने, उसके बाद में पूरा आकाश नाप दिया, पाताल नाप दिया, कहे कि अब और थोड़ा सा बचा है, तो कहे मेरे सर पे रख दीजिए वो पैर। इस प्रकार से राजा बलि थे। तो वही कह रही थी नागमती कि जैसे राजा बलि को भगवान ने छड़ा, भयो नारायण 52 करा, 52 रूप धारण आपने किया और आपने राजा बलि को छड़ा, उसी प्रकार से ये तोते जो हैं ये इस प्रकार से हमको छल कर गए हैं, या फिर इस प्रकार से बोल रही है अपने पति को कि आप हमें किस प्रकार से छोड़ के चले गए हैं, इस प्रकार की हालत मुझे मेरी हो गई है। ठीक, तो इस प्रकार से ये किसने 52 रूप धारण किया था? तो नारायण ने धारण किया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है, फटाफट देखिए इसको। पद्मावती किसकी कन्या थी? पद्मावती किसकी कन्या थी? चंपावती की कन्या थी। अगला प्रश्न है आपका,
किसकी? चंपावती, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है पद्मावती का नक्सिक वर्णन किसने किया? तो नक्सिक वर्णन किसने किया था? तो हीरामन ने किया था, हीरामन तोता। अगला प्रश्न है नागमती और पद्मावती में कौन ज़्यादा सुंदर थी? तो नागमती और पद्मावती में कौन ज़्यादा सुंदर थी? तो पद्मावती ज़्यादा सुंदर थी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है, हमने देखा नहीं था लेकिन सुंदर थी। ठीक, अगला प्रश्न है राजा रत्न सेन ने कहाँ पर चढ़ाई की थी? तो राजा रत्न सेन ने कहाँ पर चढ़ाई की थी? सिंघल द्वीप पर, लंका पर चढ़ाई की थी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि सुनते ही राजा गा मुरझाई जसहु लहरी सूरज के आई, पंक्ति किसके लिए है? तो पंक्ति ये जो है वो किसके लिए है मित्रों? ये पंक्ति है रत्नसेन के लिए, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विरह का प्रकार है, तो विरह का कितना प्रकार है? पूर्व राग है, मान, प्रवास, करुणा, ये सब विरह के राग है, ऊपर सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में किसका विरह वर्णन बेजोड़ है? किसका है? नागमती का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नागमती के विरह वर्णन में किसका वर्णन आता है? तो किसका वर्णन आता है नागमती की वियोग वर्णन में? किसका वर्णन आता है? 12 मासा का, 12 महीने का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन राजा साजा बीरा दुंद दल जो है बाजा, यहीं से शुरू होता चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, मतलब आषाढ़ का महीना लग चुका है, गगन जो है ऊपर से जो है बारिश के लिए आ चुके हैं, बादल छाए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है, तो यहीं से शुरू होता है 12 मासा। ठीक, तो नागमती के विरह वर्णन में किसका वर्णन आता है? तो 12 मासा का वर्णन आता है। और ये बात 12 मासा की शुरुआत किससे होती है? आषाढ़ महीने से होती है, और यही चौपाई है यहाँ से शुरुआत होती है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक, तो ये जो है ये चौपाई जो कही गई है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो जायसी की है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है क्योंकि तुलसी की चौपाई अलग है, तुलसी की चौपाई में संस्कृत मिश्रित शब्दावलियाँ हैं, लेकिन अगर जायसी की मैं बात करूँ, जायसी में ठेठ अवधि है। जायसी की पंक्तियों को आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन तुलसी की चौपाइयों को आप पढ़ लेंगे सही तरीके से। अगला है आपका कि जल थल भरे अपूरी सब गगन धरत मिल एक, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो किसकी है? जायसी जी की ही है। अगला प्रश्न है पद्मावत किस शैली में लिखा गया काव्य है? तो पद्मावत किस शैली में लिखा गया है? तो अनियोक्ति में भी है और समासोक्ति में भी है, यानी ए और बी दोनों में है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आलोपी का अर्थ क्या है? तो आलोपी का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, लुप्त हो जाना। ठीक है, या फिर मतलब कहीं पे छिप जाना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है नागमती चितौर पथ हेरा प्यू जो गए पुनकी ने न फेरा, ये रत्नसेन के लिए कहती है। तो ये कहती हैं कि जब से गए तब से घूम करके नहीं देखे, या फिर दरवाजे मतलब आए नहीं दोबारा, इसका तात्पर्य यही से है। तो ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जायसी जी ही हैं, ऑप्शन क्या है इसमें? जायसी जी ही इसके रचनाकार हैं, और भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। और एक प्रश्न पूछा था कि नागर का क्या अर्थ है? तो नागर का अर्थ होता है नायक। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे जो है मित्रों नई वीडियो में, अगले में आएंगे आपके सूरदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।